नमस्कार, फिर से स्वागत है आपका ज्योग्राफी क्लास में। ये कंडेंसेशन चैप्टर है और अब तक आपने क्लाइमेट का बहुत सारा चैप्टर देख लिया है। जो सिस्टमेटिक सीरीज चल रहा है ज्योग्राफी का, उसमें हमने क्लाइमेट के पूरे चैप्टर को आपको बताया है और इसी तरह से आपको नोट्स भी बनाना है। तो कंडेंसेशन, इससे पहले हमने आपको बताया था टाइप्स ऑफ विंड्स कितने प्रकार के होते हैं, उसके बारे में मैंने आपको पूरा एक लंबी क्लास यूट्यूब पे हमने डाली थी आपको। तो आज आइए कंडेंसेशन को देखते हैं। कंडेंसेशन क्या है? तो देखिए, पिछली क्लास में हमने आपको क्या बताया था। पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कि जो किसी भी सरफेस पे, जैसे मैंने आपको कहा था कि ये सतह है समुद्र का, और इस समुद्र के सतह पर अगर सूरज की रोशनी देते हैं आप, सूरज की रोशनी देते हैं आप, तो ये सूरज की रोशनी अगर पड़ती है तो ये पानी इवेपरेट होता है। पता है ना, ये पानी क्या होता है? इवेपरेट होता है। अब ये इवेपरेट होगा, इसका मतलब हल्की होकर ऊपर उठता है। ये जो पानी है वेपर फॉर्म में आ जाता है और हल्की होकर ऊपर उठता है। साथ साथ हमने कहा था कि वाटर चेंज हो जाता है, किस में? वेपर में। तो यहाँ वाटर किस में चेंज हुआ? वेपर में चेंज हो गया। वेपर में चेंज हो गया यानी जलवाष्प बन गया। और इसी को हमने क्या कहा था? ह्यूमिडिटी। समझे? क्या कहा था? आर्द्रता, इसको नमी कहते हैं। लेकिन यही वेपर जब ऊपर जाएगा तो ठंडा होगा। ठंडा होके यहाँ पे मैंने आपको बताया था कॉन्डेंस हो जाएगा, यानी इसका कॉन्डेंसेशन हो जाएगा। यानी कौन से पॉइंट में कन्वर्ट होगा? तो इसको हमने क्या कहा था? ड्यू पॉइंट। याद होगा आपको, ओशांक बिंदु। समझ गए? ओशांक बिंदु। लेकिन आपको एक और चीज याद होगा कि ड्यू पॉइंट जो बनता है, ये कितने परसेंट रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे बनता है? तो 100%। रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मतलब होता है सापेक्षिक आर्द्रता। और जैसे ही सापेक्षिक आर्द्रता 100% होगा, यहाँ पे बादल बनना शुरू हो जाता है और यहाँ पे बारिश होने लगती है, यानी झमाझम बारिश होने लगती है। इसका मतलब है कि सापेक्षिक आर्द्रता 100% होने पे कॉन्डेंसेशन शुरू हो जाता है, यानी संघनन शुरू हो जाता है। यानी इसी ड्यू पॉइंट का नाम दूसरा है कॉन्डेंसेशन। इसी को हम क्या कहते हैं? कॉन्डेंसेशन, या फिर इसको कहते हैं संघनन। दूसरा नाम इसको हम सैचुरेटेड एयर भी कहते हैं। सैचुरेटेड एयर, एटमॉस्फेयर, यानी संतृप्त वायुमंडल। ये हो गया संघनन कहिए या संतृप्त वायुमंडल कहिए। लेकिन अगर सपोज कीजिए कि ये जो ड्यू है, अगर किसी एयर ने, हवा ने, अगर इसे और ऊपर की तरफ उछाला, तो यहाँ पे इसका टेम्परेचर और कम हो जाएगा और इस पॉइंट के जगह यहाँ पे एक पॉइंट बनेगा जिसका नाम होगा, कौन सा पॉइंट? फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट यानी हिमांक बिंदु। तो यहाँ पे क्या बन गया? हिमांक बिंदु बन गया, फ्रीजिंग पॉइंट बन गया। यानी टेम्परेचर जीरो से नीचे चला गया। टेम्परेचर चला गया जीरो से नीचे। तो दो पॉइंट बना है, एक ड्यू पॉइंट बना है इस लेवल पे, एक फ्रीजिंग पॉइंट बना इस लेवल पे। लेकिन ड्यू पॉइंट बने या फ्रीजिंग पॉइंट बने, ये सब कंडेंसेशन के उपरांत ही डेवलप्ड होते हैं। तो कंडेंसेशन के उपरांत बहुत सारी चीज डेवलप्ड होते हैं, उसी को हम इसमें देखेंगे। तो कंडेंसेशन के उपरांत क्या क्या बनते हैं? तो सबसे पहले देखिए, ड्यू बनता है। ड्यू, ड्यू बनता है जिसको हम कहते हैं ओस। समझ गए? दूसरा, फ्रॉस्ट बनता है। फ्रॉस्ट, जिसको हम कहते हैं पाला। तीसरा, क्लाउड बनता है जिसको हम कहते हैं बादल। चौथा, ड्रिजल। ड्रिजल का मतलब, ड्रिजल का मतलब होता है फुहार, यानी रिमझिम रिमझिम बारिश। इसके अलावा स्लीट। स्लीट क्या होता है आपको बताएंगे। इसको हिंदी में कहते हैं उपल वृष्टि। हिंदी में क्या कहते हैं? उपल वृष्टि।
छठा बनता है स्नोफॉल। स्नोफॉल, तो स्नोफॉल इसको कहते हैं हिमवृष्टि। हिंदी में इसको कहते हैं हिमवृष्टि। सातवां, सातवां क्या बनता है? हेल, ओले। ओले बनते हैं। ये सारी घटनाएं होती हैं आफ्टर कॉन्डेंसेशन। समझ रहे हैं ना सब? आफ्टर कॉन्डेंसेशन डेवलप्ड होता है, आफ्टर कॉन्डेंसेशन डेवलप्ड होता है। तो अब हम एक एक करके देखेंगे कि ड्यू, फ्रॉस्ट, क्लाउड, ड्रिजल, स्लेट, स्नोफॉल, हेल, इन सब का विकास कैसे होता है, यानी क्या कारण है इनके विकास का, इसी को हम देखेंगे। तो सबसे पहले आइए, ड्यू का फॉर्मेशन कैसे होता है। ड्यू है क्या, ड्यू का फॉर्मेशन होता कैसे है, इसी को हम आज देखेंगे। उसके बाद सिस्टमेटिक जितने भी चीज मैंने पीछे लिखा है उसको हम देखते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले ड्यू का देखिए, इसको मैं मिटाता हूं। देखिए ड्यू का फॉर्मेशन कैसे होता है। ड्यू, ओस का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। सबसे पहले बताइए मुझे, दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर कितने बजे रिकॉर्ड किया जाता है? तो 3 बजे से 4 बजे के बीच में ये दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाता है। और सबसे न्यूनतम तापमान पूरे दिन का कब आप रिकॉर्ड करते हैं? तो ये सुबह में, यानी 3 बजे या 2 बजे से 4 बजे के बीच में, 3 बजे रख लीजिए, सबसे मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाता है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि धरती का जो टेम्परेचर है ये मिनिमम कब होगा, धरती का टेम्परेचर मिनिमम कब होगा? जब रातें लंबी होंगी या रातें छोटी होंगी? तो आप कहेंगे सर रातें जब लंबी होंगी तो धरती का टेम्परेचर और गिर जाता है, क्योंकि जो एनर्जी दिन में अर्थ लेती है उसको वो रात में क्या करती है, इमिट कर देती है। अगर बादल नहीं रहे तो आसानी से ये एनर्जी स्पेस में चली जाती है। तो धरती का टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है। तो मुझे बताइए, दिन की लंबाई या रात की लंबाई, दोनों में फर्क होता है ऋतुओं में। जैसे अगर मैं कहूँ ग्रीष्म काल में, समर में, दिन की लंबाई ज़्यादा होती है, रात छोटी होती है। और जाड़े में क्या होता है, रात की लंबाई ज़्यादा होती है और दिन छोटा होता है। तो ओस के बनने के का पहला प्रिंसिपल क्या है? ओस के बनने का पहला प्रिंसिपल है लॉन्ग विंटर नाइट। याद रखिएगा, जाड़े की लंबी रातें, लॉन्ग विंटर नाइट, जाड़े की लंबी रातें। इसमें क्या होगा भाई? अब जाड़े की लंबी रातों में क्या होता है, देखिए क्या होगा। तो अगर मैं आपसे कहूं ये धरती है, अब जाड़े में टेम्परेचर, आप अगर 3 बजे सुबह में अगर बाहर निकलते हैं ठंडी में, ठीक है, अगर 3 बजे आप बाहर निकलते हैं ठंडी में, तो आप धरती को टच कीजिए, यानी जमीन को टच कीजिए और वायुमंडल को टच कीजिए। यानी यहाँ पे क्या है, एयर है ना, एयर, हवा बह रही है जाड़े में। तो अब मुझे बताइए, धरती को टच करेंगे और एयर को टच करेंगे, दोनों में ज्यादा ठंडी किस में फील होगा? आपको ज्यादा ठंडी किस में फील होगा, यानी धरती में या वायुमंडल में? तो आप कहेंगे सर 3 बजे सुबह में या भोर में ये धरती में का टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है। तो सपोज कीजिए यहाँ का टेम्परेचर बहुत कम हो गया। अब ये जो एयर है, इस एयर में क्या है, ह्यूमिडिटी है, ह्यूमिडिटी भरी हुई है, ये ह्यूमिडिटी है। अब मुझे बताए, ये जो ह्यूमिडिटी है जैसे ही धरातल के संपर्क में जैसे ही आएगी, धीरे धीरे क्या होगी, ठंडी होगी। यानी धरातल के संपर्क में आके ये ठंडी हो जाएगी, और ठंडी जैसे जैसे होगी इसका मतलब है कि इसका रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होगा, बढ़ने लगेगा।
रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ने लगेगा और ये यहाँ पर जमा हो जाएगी। तो जैसे जैसे धरती के संपर्क में आएगी, धरती ठंडी है वायुमंडल की तुलना में, तो नीचे आके ये धीरे धीरे कॉन्डेंस हो जाएगी। कॉन्डेंस होने का मतलब है यहाँ पे इसका RH कितना हो गया, 100% हो गया। तो अब मुझे बताइए यहाँ पे जो ड्यू बना है, ये जो ड्यू बना है ये कब बनेगा? जब आसमान में बादल होगा या नहीं होगा? तो आसमान में बादल नहीं हो, ये रात में क्लाउडलेस स्काई है। तो दूसरी शर्त क्या है ड्यू बनने की? क्लाउडलेस स्काई, क्लाउडलेस स्काई, बादल रहित आकाश हो। समझ गए? तो बादल रहित आकाश अगर होगा तो इसका मतलब क्या है कि एनर्जी रिलीज हो जाएगी, और अगर क्लाउड रहेगा इसका मतलब है टेम्परेचर बढ़ा देगा। क्लाउड्स क्या करता है, एनर्जी को रोक लेता है। इसलिए क्वेश्चन में पूछा जाता है कि बादल रहित आसमान जो होता है वो अपेक्षाकृत बादल से ढके हुए आसमान की तुलना में ठंड होता है, या फिर बादल अगर ढका हो तो अपेक्षाकृत गर्मी ज्यादा होती है। तो ये याद रखिएगा, अपेक्षाकृत गर्मी बढ़ जाती है, इसलिए क्लाउडलेस स्काई का होना जरूरी है। तीसरा कहा जाता है माइल्ड एयर ब्लोइंग, मतलब हवा की मंद गति होनी चाहिए। हवा की मंद गति से क्या होता है ना कि ये जितने वेपर हैं सब मिक्स होते हैं, और मिक्स होके फिर कॉन्डेंस होते हैं, उसमें मदद मिलती है इसे। और चौथा तो आप जानते ही हैं, चौथा है रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितना हो जाए, 100% हो जाए। तो ये है ड्यू के बनने की शर्त। समझ गए? ये ड्यू कैसे बनता है, समझ गए हैं आप? तो ये ड्यू के बनने की शर्तें हैं, ये ड्यू के बनने की शर्तें हैं, याद रखिएगा। अब हम आते हैं किस में, फ्रॉस्ट। पाला क्या होता है? पाला देखिए, पाला क्या होता है? तो पाला देखिए क्या होता है। पाला, इसको समझ गए हैं? कुछ नहीं है, विंटर में टेम्परेचर क्या हुआ, कम हो गया धरती का, किसकी तुलना में, वायुमंडल की तुलना में। तो वायुमंडल जो धरती के संपर्क में आएगा, अर्थ के संपर्क में, तो ठंडा होगा, और ठंडा होगा तो धीरे धीरे क्या होगा, वो सिकुड़ेगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी उसकी बढ़ती चली जाएगी, और बढ़ते बढ़ते जैसे ही 100% हो गई ये कॉन्डेंस हो गया। तो यहाँ पे कॉन्डेंसेशन हो गया, इसका ड्यू बन गया ये। लेकिन इसके लिए मैंने आपको कहा कि लंबी रात होनी चाहिए जाड़े की, लॉन्ग विंटर नाइट, क्लाउडलेस स्काई, आसमान साफ होना चाहिए, माइल्ड एयर ब्लोइंग, हवा मंद गति से चलना चाहिए, ये नहीं कि तेज झोंके के साथ हवा चल रही है। समझ गए? तब नहीं होगा। दूसरा ये फ्रॉस्ट देखते हैं, फ्रॉस्ट क्या है? फ्रॉस्ट, फ्रॉस्ट कैसे डेवलप्ड होता है, फ्रॉस्ट के बनने की शर्त क्या है, फ्रॉस्ट कैसे बनता है? पाला कहते हैं इसको, पाला। तो इसको हटा दूं, पाला कैसे बनता है इसको देखते हैं। अब आते हैं फ्रॉस्ट में। फ्रॉस्ट में आइए, फ्रॉस्ट। पहले ये समझिए पाला होता क्या है। पाला कहा जाता है किसी भी खेती को, यानी कोई भी एग्रीकल्चर जो होता है, एग्रीकल्चर, किसी भी एग्रीकल्चर के लिए पाला नुकसानदेह होता है। पाला नुकसानदेह क्यों होता है? तो देखिए, सबसे पहले क्या, पहले बताइए जो पाला का संबंध है आपको क्या लगता है, ये गर्मी में बनता होगा या सर्दी में बनता होगा? तो सर्दी में जाहिर सी बात है सर्दी में बनता होगा। अब सर्दी में बनता है, इसका मतलब है कि इसके लिए भी पहला कंडीशन क्या है, लॉन्ग विंटर नाइट, यानी पाले के लिए भी जाड़े की लंबी रातें जरूरी है। लॉन्ग विंटर नाइट, जाड़े की लंबी रातें हों। अब क्या होता है कि जब ये जो है ड्यू, देख रहे हैं ना ड्यू, ये ड्यू का जो टेम्परेचर है जैसे ही 4 डिग्री से कम चला गया, <4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, जैसे ही 4 डिग्री से नीचे जाएगा टेम्परेचर, वैसे ही इसकी जो डेंसिटी है ये कम होने लगेगी, और ये धीरे 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 ड्यू बर्फ में तब्दील होने लगेगा। समझ गए? तो 4 डिग्री से नीचे जैसे ही एक्शन होता है, टेम्परेचर, टेम्परेचर जो है ये 4 डिग्री और 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में हो,
समझ गए? टेम्परेचर वेरीज बिटवीन 4 डिग्री सेल्सियस एंड 0 डिग्री सेल्सियस। इनके बीच में टेम्परेचर यानी 4 से अगर नीचे चला जाए तो यही फ्रॉस्ट बन जाता है, फ्रॉस्ट बन जाता है। तो इसका मतलब है लॉन्ग विंटर नाइट, टेम्परेचर बिलो बिटवीन 4 डिग्री टू 0 डिग्री, या 0 से 4, ऐसे उल्टा भी लिख सकते हैं। तीसरा क्लाउडलेस स्काई, यानी बादल रहित आसमान, और फिर रिलेटिव ह्यूमिडिटी इसमें भी कितना परसेंट हो जाएगा? 100%। समझ गए? तो यहाँ पे पाले का निर्माण हो जाता है, और पाला जैसे ही गिरता है फसल को खराब हो जाता है। इसीलिए कोई भी फसल कितने डिग्री से नीचे करना बहुत मुश्किल है? 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे करना बहुत मुश्किल होता है। समझ गए ना? तो ये हो गया आपका फ्रॉस्ट का कंडीशन। फ्रॉस्ट कैसे बनता है? फ्रॉस्ट कैसे बनता है? तो अब हम आते हैं क्लाउड। क्लाउड तो आपको मैंने बता ही दिया है। क्लाउड के बनने के लिए क्या है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी चाहिए? 100% चाहिए, 100%। अब इसके बाद कंडेंसेशन के बाद जो दूसरा चैप्टर मैं बताऊंगा वो बताऊंगा क्लाउड और इट्स टाइप, क्लाउड्स और इट्स टाइप। ड्रिजल का मतलब क्या है? तो ड्रिजल कुछ नहीं है, फुहार है। बारिश की फुहार को ही हम कहते हैं। जैसे रिमझिम रिमझिम बारिश हुई तो उसी को हम क्या कहेंगे? ड्रिजल जैसा मौसम कहेंगे। तो वो क्लाउड के बनने के बाद ये डेवलप्ड होता है। स्लीट क्या है जरा देखिए, स्लीट, स्लीट। अब देखिए स्लीट जो है ये है उपल वृष्टि। जब कहा जाता है रेनफॉल और स्नोफॉल दोनों साथ साथ होने लगे। जैसे मान लीजिए ओले अगर हैं तो बहुत बारीक कण उसके गिर रहे हैं और बारिश भी हो रही है। जैसे अब दिल्ली में कभी कभी आप देखेंगे इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। जैसे आपको लगेगा जनवरी के महीने में जब पश्चिमी विक्षोभ आता है तो छोटे छोटे ओले गिरते हैं और साथ साथ बारिश भी होती है। तो ऐसी घटना स्लीट कहलाती है। पर्वतीय क्षेत्रों में भी आप देखते हैं स्नोफॉल होता है, साथ साथ बारिश भी होती है। उसी को हम स्लीट जैसी घटना कहते हैं जिसमें सिर्फ रेनफॉल शामिल नहीं है। अब सवाल उठता है स्नोफॉल कैसे होता है? स्नोफॉल, तो आइए स्नोफॉल देखते हैं। सबसे पहले इसको मिटाता हूं मैं, स्नोफॉल। अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि क्या स्नोफॉल आपके सिटी में होता है? अगर मैं आपसे कहूं कि दिल्ली में क्या स्नोफॉल होता है तो आप कहेंगे नहीं। अगर मैं आपसे पूछूं क्या करा सकते हैं दिल्ली में स्नोफॉल तो आप कहेंगे पता नहीं सर। स्नोफॉल आप करा सकते हैं, करा सकते हैं आप स्नोफॉल। कैसे? तो राजस्थान के कुछ क्षेत्र है जो हिमाचल प्रदेश के लैटिट्यूड से मिलता जुलता है, यानी सेम अक्षांश पे होने के बावजूद भी क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि राजस्थान का कुछ क्षेत्र और शिमला एक ही अक्षांश पे या लैटिट्यूड्स पे होने के बाद भी शिमला में बर्फबारी होती है लेकिन राजस्थान में नहीं। क्यों? क्योंकि शिमला क्या है? हाई एल्टीट्यूड्स पे है। तो अगर दिल्ली में अगर एक पर्वत ऐसा ले आइए जिसकी औसत ऊंचाई 3500 मीटर से 4000 मीटर हो तो उस पे भी बारिश हो जाएगी। कुछ नहीं है। हमारा इंडिया क्या है? ट्रॉपिकल क्लाइमेट का देश है, लेकिन हाई एल्टीट्यूड्स अगर ऊंचाई बढ़ा दें किसी भी जगह का, इसका मतलब वहां का टेम्परेचर क्या हो गया? कम हो गया, और वहां पे स्नोफॉल होना शुरू हो जाएगा। और भी हाइट बढ़ा दीजिए तो वहां पे क्या होगा? हमेशा बर्फ ढका हुआ होगा। आप हाइट को ले जाइए 6000 मीटर से ऊपर कर दीजिए, हमेशा क्या होगा? वहां पे हिमाद्री जैसा ग्लेशिएटेड इन्वायरमेंट शुरू हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ जरा देखिए, स्नोफॉल कहाँ होगा? तो स्नोफॉल जरा देखिए क्या होगा। ये आपकी पृथ्वी है और ये क्या है? इक्वेटर। मैंने आपको बताया था कि ये इक्वेटर है ना? और ये है आपका कर्क रेखा, और ये क्या है? मकर रेखा। तो जाहिर सी बात है ये जो पार्ट है ये है 23.5 डिग्री नॉर्थ, और ये क्या है? 23.5 डिग्री साउथ है ना? तो ये दोनों का बीच का जो क्षेत्र है इसी को ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं। तो ट्रॉपिकल रीजन का मतलब है ये टोराइड रीजन है। ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं इसमें अगर आपको बर्फबारी करनी है, इसमें अगर आपको बर्फबारी करनी है तो यहाँ पे एक ऐसा पर्वत डेवलप कीजिए जिसकी ऊंचाई, यानी इस क्षेत्र में इस तरह का कोई पर्वत क्रिएट कर दीजिए। अब इसकी ऊंचाई अगर मान लीजिए बहुत ज्यादा है तो इस क्षेत्र में यहाँ पे स्नोफॉल हो सकता है। इसका मतलब स्नोफॉल के लिए
कंडीशन क्या है कि अगर आप ट्रॉपिकल रीजन में हैं तो अपनी हाइट बढ़ा दीजिए, एल्टीट्यूड्स बढ़ा दीजिए, 4000 मीटर से ऊपर हो जाइए। 3500 से 4000 मीटर के बीच अगर आपकी ऊंचाई हो गई ट्रॉपिकल रीजन में, जो एवरेज है, तो वहां पे स्नोफॉल होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए स्नोफॉल का कंडीशंस क्या है? लोअर द लैटिट्यूड हायर द एल्टीट्यूड, और हायर द लैटिट्यूड लोअर द एल्टीट्यूड। तो अगर मैं आपसे कहूं कि इस रीजन में यानी निम्न अक्षांशीय वाले क्षेत्र में अगर स्नोफॉल चाहते हैं आप, तो अपनी हाइट ऊपर कर लीजिए। हाइट अगर बढ़ा लेंगे, इसका मतलब अपनी हाइट को कर लीजिए 3500 से 4000 मीटर। जैसे ही आप करेंगे अपनी हाइट, तो इस रीजन में भी, यानी इस रीजन में अगर आप रहते हैं यहाँ पे घाटी क्षेत्र में, तो यहाँ पे बारिश होने लगेगी। तो अभी मैंने आपको कहा था कि कुछ रीजन है, जैसे दार्जिलिंग का रीजन, सिक्किम या फिर शिमला का रीजन, आप इधर राजस्थान के अक्षांशीय रेखाओं से समानांतर मिलता है। लेकिन राजस्थान में स्नोफॉल नहीं होता, शिमला में होता है, फिर दार्जिलिंग में भी होता है ना। तो ये इसका मतलब है कि वहां ऊंचाई एल्टीट्यूड्स का अंतर होता है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि आप चले जाइए 40 डिग्री नॉर्थ से ऊपर, 40 डिग्री नॉर्थ से ऊपर, तो 40 डिग्री नॉर्थ से ऊपर जाएंगे, इसका मतलब आप टेम्परेट रीजन में गए हैं। तो जब टेम्परेट रीजन में आप जाएंगे, इसका मतलब शीतोष्ण क्षेत्र में चले गए आप। तो इससे अगर नीचे चले गए तो विंटर में आप देखेंगे बारिश ही स्नोफॉल के रूप में होती है, बारिश ही स्नोफॉल के रूप में होती है। और अगर आप आर्कटिक सर्कल के ऊपर चले जाएंगे, यानी 66.5 डिग्री के ऊपर चले जाएंगे, तो यहाँ ग्रीष्म काल में भी स्नोफॉल होगा, ग्रीष्म काल में भी स्नोफॉल होगा। आर्कटिक और अंटार्कटिक के ऊपर फ्रॉस्ट एक्शन हमेशा होता रहता है। तो आपको लगेगा जो बारिश हो रही है ये स्नोफॉल के रूप में ही हो रही है। जैसे आप देखेंगे ब्रिटेन का क्लाइमेट, जर्मनी का क्लाइमेट, यहाँ या फ्रांस में या स्कैंडिनेवियन प्रदेश में, यहाँ जो बारिश होती है वो एक छोटे आप देखेंगे रुई के समान ये स्नो गिरता रहता है। तो स्नोफॉल बनता कैसे है? अगर मैं आपसे कहूं कि स्नोफॉल होता कैसे है, कैसे बन गया स्नोफॉल, तो यहां पे देखिए स्नोफॉल हुआ कैसे। तो देखिए, सबसे पहले मैंने आपको कहा कि मान लीजिए यहां से एयर ऊपर उठनी शुरू होती है, ठीक है, और यहां पे कॉन्डेंस हो जाती है, यहां पे ये ड्यू पॉइंट में कन्वर्ट हो गई। ड्यू पॉइंट का मतलब हमने आपको क्या कहा? रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो गया। अब ये मत पूछिएगा कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है, इसको मैं आपको पहले बता चुका हूं। पहले आपको रिलेटिव ह्यूमिडिटी एटमॉस्फेरिक कंपोजिशंस में बताया हुआ है क्या होता है, उसको जाके उस चैप्टर को फिर से देख लीजिए। तो यहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज्यादा हो गई 100%, तो ये क्या हुआ? ड्यू बन गया, ओस बन गया। ये ओस जैसे ही बना तो यहीं पे टेम्परेचर माइनस हो गया, -0 डिग्री, 0 डिग्री से भी नीचे चला गया। इसका मतलब ये ड्यू कन्वर्ट हो गया किस में? स्नो में, और यहाँ पे स्नोफॉल होना शुरू हो गया। तो ये दशा कहाँ होगी? ये ट्रॉपिकल रीजन में तो होगा नहीं, टेम्परेट रीजन में हो सकता है विंटर में, और आर्कटिक रीजन के ऊपर, यानी आर्कटिक और अंटार्कटिक रीजन के ऊपर ग्रीष्म में भी या समर में भी ये घटनाएं हो सकती है। तो यहाँ पे आपने देखा क्या कि स्नोफॉल होना शुरू हो गया। तो जहां पे कंडेंसेशन होता है वहीं पे अगर टेम्परेचर मान लीजिए 0 से नीचे चला गया, तो वही जो बूंद है बारिश की वो कन्वर्ट होगा किस में? स्नो में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया लोअर लैटिट्यूड्स में एल्टीट्यूड बढ़ाइए, या हायर लैटिट्यूड्स में एल्टीट्यूड नीचे भी रहेगा, प्लेन रीजन में भी आपको स्नोफॉल का कंडीशंस डेवलप्ड होगा। अब आइए हेल को समझते हैं क्या होता है, ओले क्या होते हैं। ओले क्या होते हैं इसको समझते हैं। ओला क्या है जरा देखिए, इसको ओला को समझते हैं क्या है ये। अब देखिए ओला क्या है, हेल क्या होता है। देखिए ओला क्या है, जब भी डेवलप्ड होता है तो सबसे पहला कंडीशन उसका क्या है कि जब साइक्लोनिक इफेक्ट होगा तभी ये विकसित होता है।
तो साइक्लोनिक इफेक्ट जहां होगा वहीं डेवलप्ड होता है ये साइक्लोनिक। जहां अब जैसे सपोज कीजिए यहां हवा नीचे से ऊपर की तरफ जा रही थी, साइक्लोन आपको मैंने बताया हुआ था। अगर हवा यहां से नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, इसका मतलब एयर नीचे से ऊपर जा रहा है, और जैसे जैसे एयर ऊपर जाएगी ठंडी होती जाएगी, और ठंडी होके यहाँ पे ये बन गया क्या, ड्यू। तो यहाँ पे ड्यू बन गया, या ड्यू पॉइंट या ओशांक बिंदु बन गया। तो इसका मतलब है यहाँ पे क्लाउड बनना शुरू हो गया था, ठीक है, यहाँ पे क्लाउड बनना शुरू हो गया साइक्लोन में। लेकिन अगर इस बारिश की बूंद को और ऊपर उछाल दिया जाए तो एक टाइम में ये यहाँ जाके धीरे धीरे फ्रिज होना शुरू हो जाएगा। फ्रिज होना का मतलब ओले में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, ये स्नो बनेगा, फिर हेल में कन्वर्ट हो जाएगा। दोनों में डिफरेंस क्या है, स्नो जो होता है, स्नोफॉल जो होता है, वो बूंद ही जब नीचे गिरती है तो बर्फ के रूप में गिरती है। तो वो छोटे छोटे महीन पंखदार संरचनाएं होती हैं जो नीचे गिरते समय डेवलप्ड होती हैं। लेकिन क्या होता है, ये ओला जब बनेगा तो आप देखेंगे लेयर पे लेयर डेवलप्ड होने लगता है, लेयर पे लेयर डेवलप्ड होता है। साइक्लोनिक इफेक्ट में नीचे से ऊपर की तरफ फोर्स बहुत ज्यादा उछाला जाता है, और जितनी बार ऊपर उछाला जाएगा ये एक कोटिंग उसके ऊपर लेयर जमता चला जाता है, जब तक इसका भार नीचे के दाब से, यानी नीचे जो प्रेशर लग रहा है साइक्लोन का, उससे ज्यादा नहीं हो जाता, तब तक ये ऊपर ही टिका रहेगा। लेकिन अगर उसका भार बहुत ज्यादा हो जाए और या फिर साइक्लोन शिफ्ट हो जाए वहां से, तो वो सारे नीचे आने तबड़ तोड़ ओले गिरने शुरू हो जाते हैं। तो ओला का जो कंडीशन है, सबसे पहला ये साइक्लोनिक कंडीशन है। जब भी कोई ट्रॉपिकल साइक्लोन डेवलप्ड होता है, जैसे इंडिया में बंगाल की खाड़ी में, तो वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा में, बिहार में कभी कभी आप देखेंगे ताबड़तोड़ ओले बड़े बड़े गिरने शुरू हो गए। अब ओला पहले गिरता है क्योंकि ये भारी होता है, और सस्पेंडेड जो पार्टिकल्स हैं, जो ड्रॉपलेट्स हैं, बूंद, वो बाद में नीचे आते हैं। इसलिए आप देखिएगा कभी कभी सूखा ओला भी गिरना शुरू हो जाता है, उसके बाद फिर घनघोर बारिश शुरू हो जाती है, समझे ना। तो इस तरह से बहुत सारा एक्टिविटी एटमॉस्फेयर में होता रहता है। तो जब भी आप ओले को आप देखेंगे, रिसर्च करेंगे, तो आप देखेंगे ना वहां पे उसको अगर तोड़ेंगे तो आप देखेंगे उसके अंदर ना एक लेयर बना होता है, एक लेयर बना होता है, और उस के अंदर छोटा सा पार्टिकल्स होगा जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियाई। अगर माइक्रोस्कोप में आप देखें तो कंडेंसेशन एक न्यूक्लियाई के सहारे चारों तरफ होना शुरू हो जाता है, और इस तरह से ओला डेवलप्ड हो जाता है। तो इसी को हम हेल कहते हैं। तो हेल कहीं भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि ये फ्रिजिड रीजन में हो, आर्कटिक सर्कल में हो। ज्यादातर संभावना ओले का ट्रॉपिकल रीजन में ही होता है, जहां साइक्लोनिक एक्टिविटी होती है। और ट्रॉपिकल साइक्लोन जैसे टॉर्नेडो इफेक्ट हुआ, या भारत में चक्रवात आ गया, या फिर टाइफून चाइना में बन गया, विली विली बन गया, तो इन सब एक्टिविटी में ये विकसित हो जाता है। तो ये पूरा आपका कंडेंसेशन का मैंने अभी तक आपको बताया क्या क्या एक्टिविटी होती है, समझ गए। अब एक प्री कॉन्डेंसेशनल स्टेज होता है, यानी संघनन के पूर्व अवस्था किसकी होती है। तो दो चीज याद रखिएगा, एक होता है फॉग और एक होता है मिस्ट। फॉग और मिस्ट, एक को कहते हैं कोहरा और एक को कहते हैं कुहासा या धुंध, समझ गए। तो ये होता क्या है, इन दोनों को समझिए। ये कंडेंसेशन की अवस्था नहीं होती है, ये प्री कॉन्डेंसेशनल स्टेज होता है। ये कैसे होता है डेवलप, तो जरा देखिए कैसे डेवलप होता है। तो देखिए फॉग कब बनता है, फॉग क्या बनता है। मैंने आपको कहा कि मिस्ट हो बने या फॉग बने, उसके लिए पहला कंडीशन है लॉन्ग विंटर नाइट। लॉन्ग विंटर नाइट, जाड़े की लंबी रात होगी, तभी धरती का टेम्परेचर माइनस में जाएगा या फिर कम हो जाएगा। अब इसके संपर्क में जो एयर है, अभी धरती है, इसके संपर्क में जो एयर है, ये जैसे ही ये एयर धरती के संपर्क में आती है, ये धीरे धीरे कॉन्डेंस होने लगती है। इसलिए आप देखिएगा जो वेपर होता है उसका साइज धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है, और ये नीचे आ जाता है, नीचे आ जाता है इसके संपर्क में, तो इसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी तो बढ़ जाएगी, लेकिन यहाँ आते आते ये बूंद बनता है। 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी तो यहाँ होगा,
धरती पे किसी सरफेस पे यानी पत्तियों पे जमा हो जाएगा तो ओस बन जाएगा। लेकिन ओस बनने से पहले जब तक ये एयर में सस्पेंडेड है, धरती में नीचे चिपकने के पहले, तो ये बन जाता है फॉग या मिस्ट। दोनों में डिफरेंस क्या है? फॉग में कहा जाता है विजिबिलिटी जो होती है वो 100 मीटर तक होती है। 100 मीटर से ज़्यादा आप नहीं देख सकते हैं, 100 मीटर से ज़्यादा आप दिखाई नहीं देगा। मिस्ट में ऐसा कुछ नहीं है, आप 100 मीटर से भी ज़्यादा देख सकते हैं, 100 मीटर से ज़्यादा देख सकते हैं। तो विजिबिलिटी का अंतर होता है। अगर कहें कि मुझे 100 मीटर भी दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब क्या है? फॉग लगा हुआ है। और अगर 100 मीटर से ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहा है, गाड़ी चला रहा हूँ मैं और धुंध है लेकिन मुझे विजिबिलिटी क्लियर है, तो उस स्थिति को मिस्ट कहते हैं। दोनों ही डेवलप्ड होगा लॉन्ग विंटर नाइट, जाड़े की लंबी रात में, और क्लाउडलेस स्काई। क्लाउडलेस स्काई का मतलब बादल रहित आकाश, बादल रहित आकाश होना चाहिए। तो क्लाउडलेस स्काई अगर नहीं होगा तो इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ा रह गया, धरती ठंडी नहीं हुई क्योंकि रेडिएशन हो नहीं पाया। और तीसरा कंडीशन है फॉग के बनने का, माइल्ड एयर ब्लोइंग, यानी हल्की हवा की रफ्तार होनी चाहिए। नहीं तो ये सारे फॉग क्या होते हैं, मिक्स नहीं हो पाते हैं और डेंस नहीं हो पाते हैं। इसलिए आप कभी भी देखिएगा रात में जो फॉग डेवलप्ड होता है वो मैक्सिमम, अगर क्लाउडलेस स्काई, आसमान एकदम साफ है, तो शाम 11 बजे 12 बजे के बाद फॉग लगना शुरू हो जाएगा। लेकिन सबसे डेंस कब लगेगा? 3 बजे 4 बजे सुबह में आप देखेंगे बहुत ज़्यादा फॉग है, उसमें आप गाड़ी निकालते हैं तो बहुत दिक्कतें आती हैं। तो ये दोनों जो है ये प्री कॉन्डेंसेशनल स्टेज है, प्री कॉन्डेंसेशनल स्टेज। समझ गए? ये दोनों क्या है? प्री कॉन्डेंसेशनल स्टेज है। तो ये है आपका संघनन। तो संघनन के उपरांत बहुत सारी चीज डेवलप्ड होते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया ड्यू पॉइंट्स में कुछ चीजें बनेंगी और कुछ फ्रीजिंग पॉइंट के पास बनेगा। तो फ्रीजिंग पॉइंट्स पे बनने वाला जो क्लाइमेटिक फीचर्स है वो हो गया क्या? वो हो गया स्नोफॉल, वो हो गया हेल, वो फ्रॉस्ट एक्शन हो गया। और जब ड्यू पॉइंट पे बनेगा वहाँ क्लाउड बनेगा, वहाँ बारिश होगी, रेनफॉल होगा, ड्रिजिल होगा, या फिर ड्यू पॉइंट्स डेवलप्ड हो सकता है। तो ये पूरा कंडेंसेशन का कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा, इसको एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज की सभा यही कंडेंसेशन पे ही समाप्त करते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी हमारी, तब तक के लिए नमस्कार। इसका नोट्स बनाते रहिएगा।